नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का बहुत 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 स्वागत है फिजिक्स वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और मेरा नाम है तनुज बंसल और बैच है हमारा द्रोणा और चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 4। इस चैप्टर में जैसा कि आपको पता है कि हम पोटेंशियल के बारे में ही चीजों को डिस्कस करते आए हैं और पोटेंशियल के बारे में ही आगे भी हम चीजों को डिस्कस करते रहेंगे। लास्ट क्लास में जो है हमने पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट किया था और इस क्लास में हम पोटेंशियल के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं एक बार वो हम देख लेते हैं। क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिर हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। और उसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ एनर्जी के बारे में, दैट इज द सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके जो फॉर्मूले हैं बस आपको याद रखने हैं। एक बार बात कर लेते हैं कि भैया हमने पिछली क्लास में क्या करा था। पिछली क्लास में हमने रिलेशंस को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन होता है भाई, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। फिर इसकी मदद से अगर आपको x डायरेक्शन में फील्ड निकालनी है तो आप डिफरेंशिएट करोगे पोटेंशियल को x के रिस्पेक्ट में, और अगर y डायरेक्शन में फील्ड निकालनी है तो y डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, और अगर z में निकालनी है तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। डेल v बाई डेल एक्स, dv बाई dx भी लिखा जा सकता है, इसको डेल v बाई डेल एक्स भी लिखा जा सकता है। ये जो कुंडी सी मैंने मोड़ी हुई है इसका मतलब क्या होता है, डेल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, ठीक है ना, डेल ऑपरेटर। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करता है। किसके बारे में, पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में, दैट टॉक्स अबाउट द पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में ये क्या करता है, डिस्कस करता है, ठीक है जी। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बात की थी कि पॉइंट चार्ज को अगर फ्री छोड़ दिया जाए, पॉइंट चार्ज को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को छोड़ा जाए तो वो इधर जाएगा भाई, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो VA ग्रेटर देन VB, VA ग्रेटर देन VB, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री छोड़ा जाए तो वो हाई से लो की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, हाई से लो वोल्टेज, हाई टू लो वोल्टेज या हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ वो मूव करेगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज को, अगर इसके अंदर हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज को कंसीडर करें, नेगेटिव पॉइंट चार्ज को कंसीडर करें, दिस इज द नेगेटिव पॉइंट चार्ज हियर। तो अगर इसके अंदर हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज को कंसीडर करें तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे फोर्स जो है वो उल्टा लगेगा, दैट फोर्स वुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये फोर्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, मान लीजिए कि ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता चला जाता है। तो इसका मतलब Q पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू P। तो ये नेगेटिव चार्ज की ये खासियत होगी कि ये लो टू हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। किसकी तरफ, लो टू हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा। और उसके अलावा हमने बात की थी वर्क डन की, कि एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है उसको हम डेल्टा यू लिख सकते हैं, और इसको Q इंटू डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। यानी कि हमारे द्वारा किया जाने वाला वर्क, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन पूछे तो उसमें नेगेटिव लिखेंगे माइनस Q इंटू डेल्टा वी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आगे हम क्या कर रहे हैं, कि भाई Q इंटू डेल्टा वी कर रहे हैं या माइनस Q इंटू डेल्टा वी कर रहे हैं। बात की थी हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बारे में, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बारे में बात की थी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कौन सी होती हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होती हैं जहां पे पोटेंशियल पूरी सरफेस पे
कांस्टेंट होता है। पॉइंट चार्ज के लिए मैंने आपको ये बना के दिखाया था कि अगर आप पॉइंट चार्ज के लिए सरफेसेस देखोगे तो वो कैसी आएंगी, स्फेरिकल आएंगी। स्फेरिकल कैसी शेप होगी, स्फेरिकल होगी भैया, स्फेरिकल। इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर मिलेगी। और पॉइंट चार्ज के लिए सरफेसेस क्या होंगी, स्फेरिकल होंगी। हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इनके बराबर होगा। ए बी सी और डी, ये मान लो कि 4 पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिए, तो चारों पॉइंट्स पे, ए बी सी डी पॉइंट्स पे आपको पोटेंशियल क्या मिलने वाला है, बराबर मिलने वाला है। ठीक है ना, चारों पॉइंट्स पे आपको पोटेंशियल क्या मिलने वाला है, बराबर मिलने वाला है। आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। समझ गए जी। तो ये था पिछली क्लास का रिवीजन। अब हम बढ़ते हैं आगे। सर आगे क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा आज का, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस चाहे कंटिन्यूअस बोल लो। कंटिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि भैया एक साथ बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, कंटिन्यूटी में है, अकेले अकेले नहीं है, अकेले अकेले नहीं है। कॉन्टिन्यूअस मतलब एक साथ हैं। एक वर्ड होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वर्ड होता है बेटा। डिस्क्रीट वर्ड का मतलब होता है अकेले अकेले चार्जेस रखे हुए हैं। ये तो हो गए डिस्क्रीट, ये देखो, ये चीज का मतलब होता है डिस्क्रीट चार्जेस, डिस्क्रीट चार्जेस। कॉन्टिन्यूअस चार्जेस जैसे कि रिंग पे चार्जेस मैं बना दूं, देखो पहला चार्ज जो हमें पहला पोटेंशियल निकालना है, वो निकालना है रिंग की वजह से उसके सेंटर पे। ये तो रिंग है, रिंग रिंग रिंगा, रिंग रिंग रिंगा, रिंग रिंग रिंगा, रिंगा रिंग। ये रिंग बना दी भैया हमने, क्या बना दी, रिंग बना दी। तो इस रिंग के सेंटर पे हमें पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए, इस रिंग के बिल्कुल सेंटर पे हमें पोटेंशियल चाहिए। अब ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूअस मतलब एक के बाद 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 एक, सारे हैं यहां पे, है ना, गैप नहीं है, भरे हुए हैं, पूरी रिंग चार्ज है, कंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है ना, ना जाने कितने ही पॉइंट चार्जेस इस पे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे सर। अच्छा जी, मान लीजिए अब इस पे टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज Q है। ठीक है जी, टोटल चार्ज कितना है, Q। समझे, ओके सर, समझ गए सर। कितना रेडियस है, R। कितना रेडियस है, R। हमें निकालना है O पॉइंट पे, यानी कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल। क्या निकालना है, पोटेंशियल। सुनो भाई ध्यान से, सारे के सारे चार्जेस जितने भी प्रेजेंट हैं, सबका मिला के टोटल चार्ज Q है। सबका मालिक एक है ना, सबका चार्ज एक है। तो R डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है सारे चार्जेस का। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो सारे चार्जेस का पोटेंशियल डायरेक्टली ऐड हो सकता है, कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं। ठीक है ना, कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं। ठीक है ना, मान लो मैं यहां पे एक छोटू सा चार्ज कंसिडर कर लेता हूं, सपोज करो DQ। इस DQ की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, इस DQ की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, dV इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, दैट इज द स्मॉल पोटेंशियल, स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज DQ, ड्यू टू चार्ज DQ। तो ये कितना होगा भैया, K इंटू DQ बाय R। KQ बाय R होता है ना, KQ बाय R होता है ना, तो यहां पे लिखेंगे K DQ। कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, R। ठीक है ना, अब पूरा पोटेंशियल लिखना होगा, तो DQ की जगह क्या लिखा जाएगा, कैपिटल Q।
पूरा पोटेंशियल लिखना होगा। ओ पॉइंट पे VO डाल देता हूं, पूरा पोटेंशियल लिखना होगा। भाई छोटा चार्ज है तो उसकी वजह से छोटा पोटेंशियल, इतू सा पूरे की वजह से पोटेंशियल लिखना होगा तो KQ/R, खत्म बात। सारे चार्जेस कितने कितने डिस्टेंस पे हैं, RR डिस्टेंस पे हैं, तो पोटेंशियल सेंटर पे क्या होगा, KQ/R होगा। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती थी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती थी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाती थी। मतलब इधर वाले चार्ज की वजह से और इधर वाले चार्ज की वजह से फील्ड कैंसिल हो गई, ऊपर वाले चार्ज और इधर वाले चार्ज की वजह से फील्ड कैंसिल हो गई। तो ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी भैया। उस वाले चार्ज की वजह से देखो, उस वाले चार्ज की वजह से इधर, इधर वाले चार्ज की वजह से उधर, तो कैंसिल हो रही है। इधर वाले चार्ज की वजह से नीचे, नीचे वाले चार्ज की वजह से ऊपर, तो ये भी कैंसिल हो रही है। ऐसे करते करते सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रही थी। सेंटर पे रिंग के, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। समझे भाई? तो ये रिंग एट सेंटर, रिंग की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई रिंग की। सर अगर आर्क हो तो कोई बात नहीं, आर्क हो तो भी क्या दिक्कत हो गई, बस हमें उस आर्क के ऊपर चार्ज पता होना चाहिए। उस आर्क के ऊपर चार्ज पता होना चाहिए। मान लो ये रेडियस है R और ये उसका आर्क का सेंटर है, ये उसका आर्क का सेंटर है, और इस पे चार्ज है और इस पे चार्ज है। मान लीजिए Q है। भैया पहले तो चार्ज Q किस पे था, पूरी रिंग पे था। अब चार्ज Q, उतना ही चार्ज Q मैंने इस आर्क को दे दिया, उतना ही चार्ज Q मैंने इस आर्क को दे दिया। अब सारा ये जो चार्ज है कितने डिस्टेंस पे है बेटा, R डिस्टेंस पे है। भाई रेडियस इस आर्क का R है ना, तो चारों तरफ से R होगा, तो उसके लिए सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, KQ/R। ठीक है ना, उसमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, KQ/R, खत्म बात। दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है ना, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। आर्क के सेंटर पे पोटेंशियल KQ/R, बस चार्ज पूरा ये पता होना चाहिए कि कितना चार्ज है। ठीक है ना, ये कितना चार्ज है ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? बहुत अच्छे। उसके बाद आ जाओ, रिंग की वजह से सेंटर पे नहीं, एक्सियल पॉइंट पे, रिंग की वजह से उसी के एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। एक्सियल पॉइंट, सर एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है, जो उस रिंग की एक्सिस पे होता है, जो उस रिंग की एक्सिस पे होता है उसको हम एक्सियल पॉइंट कहते हैं। ये रिंग है, रिंग रिंग रिंगा, ये रिंग को चार्ज कर दिया गया है, चार्ज कर दिया भाई मेरे, बोले तो चार्ज कर दिया रे बिड़ू, बिड़ू इसको हमने क्या कर दिया रे, चार्ज कर दिया है Q से। ठीक है ना, और डिस्टेंस x, डिस्टेंस x और रेडियस R है रे बिड़ू, रेडियस R है, डिस्टेंस x है, Q चार्ज है, Q चार्ज है, तो इसकी वजह से P पॉइंट पे बोले तो अपने को पोटेंशियल निकालने का है, बोले तो P पॉइंट पे अपन को क्या निकालने का है, पोटेंशियल निकालने का है। ठीक है ना, क्या है, रिंग है। अब देखो बताता हूं कैसे है, बड़े भाई देखना कैसे बता रहा हूं मैं। ये देखो, ये रिंग है, ऐसे पड़ी हुई है, ये इसकी एक्सिस है। पेन कहां गया, हाँ है ना, इधर देखो, ये रिंग है, ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस दिख रही है, ये इसकी एक्सिस है, इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है, एक्सिस जो होती है इस रिंग के सेंटर से पास कर रही है, देखो ऐसा दिख रहा है ना आप, हाँ ये ऐसा, तो ऐसे रखी हुई है, इसीलिए वो पूरी गोल नहीं दिखाई आपको, वैसे तो गोल ही है लेकिन थोड़ा सा व्यू का फर्क है ना। ये
ऐसे रखी हुई है, इसके एक्सिस पे इधर की तरफ पॉइंट है रे बाबा, तो इस पॉइंट पे अपन को क्या निकालने का है, ये सेंटर हो गया रे बाबा, सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, एक्स है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का है, बहुत आसान है। अब देखो यहां पे जो चार्ज होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे जो चार्ज होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई भी चार्ज इस रिंग के ऊपर होगा, कोई भी चार्ज इस रिंग के ऊपर होगा, सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, भाई ये आर है ये एक्स है बिड़ू, तो आर है एक्स है तो पाइथागोरस लगाने का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होएगा। तो यहां पे ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है, सारे चार्जेस का डिस्टेंस पी पॉइंट से यही आने वाला है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिस्टेंस यही है, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर है भाई, यही आंसर है। ठीक है ना, सिंपल सिंपल शब्दों में, एक्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, भाई नीचे है ना एक्स डिनोमिनेटर में है, एक्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, एक्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। ठीक है जी, अगर इसका ग्राफ बनाएं एक्स के साथ तो आपको ये ऐसे देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है भाई, सेंटर पे सबसे ज्यादा होता है, थोड़ा सा दोबारा बना देता हूं भाई, सिमेट्री बनी रहनी चाहिए। कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है भाई, इधर भी डिक्रीजिंग होता है इधर भी डिक्रीजिंग होता है, भाई एक्स डिस्टेंस इधर भी हो सकता है, भाई रिंग के इधर भी तो एक्स हो सकता है और इधर भी तो हो सकता है, इधर भी तो डिस्टेंस ही है भाई, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल आपको सेंटर पे मिलेगा भाई, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, देखो पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, इस पे 0 पुट करो, सेंटर पे पोटेंशियल आएगा, एक्स की वैल्यू 0 मतलब सेंटर पे, अभी दिखाऊंगा वही रिजल्ट आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो भाई, ये 0 हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आया, कितना आ जाएगा, के क्यू बाय आर। अरे भैया ये तो कर चुके हैं, देखो यही आ रहा है ना, यही आ रहा है, देखो यही आ रहा है, के क्यू बाय आर, सेंटर पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर ही होगा रिंग के, ठीक है ना, तो सेंटर पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर और उसके बाद इधर भी डिक्रीज और इधर भी डिक्रीज, समझे, ये बात का ध्यान रखने का है भाई, अगर आपको ध्यान हो तो पिछली रिवीजन रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे क्या होती थी, याद है, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी एक्सियल पॉइंट पे, तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये पोटेंशियल का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये पोटेंशियल का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, पोटेंशियल का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये है रिंग की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो ये है, सेंटर पे ये है, ठीक है ना, ये सेंटर पे है, ये कहां पे है, सेंटर पे, कहां पे, सेंटर पे, और ये एक्सियल पॉइंट पे, एक्स बढ़ेगा पोटेंशियल कम होगा, ये इसका ग्राफ दिखा रखा है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल, आर्क के सेंटर पे पोटेंशियल, रिंग के एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल, सारी चीजें याद होनी चाहिए, याद रहेंगी सर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम भूल जाएं, आपने सिखाया और हम भूल गए, ऐसा कभी नहीं होगा,
और मैं होने भी नहीं दूंगा। ठीक है जी, नहीं होने दूंगा। वो है ना धड़कन पिक्चर का डायलॉग जिसमें सुनील शेट्टी जी बोलते हैं, अंजलि मैं तुम्हें बोल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे बोल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। है। तो उसी तरीके से ये है, तुम इस कंसेप्ट को भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। है। चिल्ला ज्यादा रहा हूं ना मैं। हाँ, देखो इधर फिर अब बात करते हैं हॉलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर की, इसकी वजह से पोटेंशियल। हॉलोस्फीयर के केस में कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, ठीक है ना। नॉन कंडक्टिंग के लिए कभी कभार अलग अलग वर्ड भी लिखे होंगे। कई बार लिखा होगा डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर, कई बार इंसुलेटर भी लिखा होगा, इंसुलेटर भी लिखा होगा। हॉलोस्फीयर की जगह पे कई बार शेल भी लिखा होगा। हॉलोस्फीयर के केस में चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉलिड स्फीयर के केस में दो अलग अलग केस बन जाते हैं। कारण मैंने जब मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाला चैप्टर करवा रहा था तब भी बताया था कि इन दोनों को सेम केस में कंसिडर क्यों करा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। देखो यार, हॉलोस्फीयर की खासियत क्या होती है कि हॉलोस्फीयर में जो चार्ज होता है सारा का सारा सरफेस पे होता है। कहां पे होता है? सरफेस पे होता है। सॉलिड स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर आपने सारा चार्ज अंदर दे भी दिया, अगर वो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फीयर कौन सा होता है? कंडक्टिंग स्फीयर वो होता है जिसके अंदर चार्ज ट्रेवल कर सकता है, ठीक है ना, जिसके अंदर चार्ज ट्रेवल कर सकता है। तो चार्ज ट्रेवल करके, अब देखो कंडक्टिंग के अंदर चार्ज ट्रेवल कर सकता है तो इसमें ये पॉजिटिव पॉजिटिव है। मान लो ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर भी मैंने चार्ज दे दिया, मान लो ये कंडक्टिंग है, मान लो ये क्या है? कंडक्टिंग है। तो अगर ये कंडक्टिंग है तो इसके अंदर चार्ज कर सकता है ट्रेवल, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो रिपेल होके कहां जाएंगे? ये कहां जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। भाई रिपेल होके ज्यादा से ज्यादा ये कहां आ सकते हैं? बाहर ही तो आ सकते हैं, है ना। रिपेल होके ये ज्यादा से ज्यादा कहां आ सकते हैं? बाहर ही आ सकते हैं, ठीक है ना, बाहर ही आ सकते हैं। ये किसकी खासियत है? कंडक्टिंग की, ठीक है ना, कंडक्टिंग की। ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की एग्जांपल है भाई। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि हॉलो स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हॉलो स्फीयर में तो चार्ज को बाहर ही रहने का है, क्योंकि अंदर तो खाली है, अंदर तो वैक्यूम है। और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में भी चार्ज को बाहर ही रहने का है, अंदर रह ही नहीं सकता। हाँ, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होगा, उसमें अलग होगा, उसमें चार्ज अंदर भी रह सकता है, रह सकता है। तो यहां पे सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो स्फीयर कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे ही रहेगा, सारा का सारा चार्ज कहां पे रहेगा? सरफेस पे ही रहेगा। चलो भैया, इसके लिए हमें अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये है हॉलोस्फीयर, ठीक है। इसका रेडियस मान लेते हैं, रेडियस अपन को दिया है आर, ठीक है जी। रेडियस इसका क्या दिया है? आर दिया है। रेडियस क्या दिया है भाई? आर दिया है। यहां पे ओ पॉइंट है, यहां पे ओ पॉइंट है इस स्फीयर का सेंटर, ठीक है ना। सबसे पहले हम पी पॉइंट पे देखेंगे। क्या देखेंगे? पी पॉइंट पे देखेंगे। पी पॉइंट इसका आउटसाइड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? आउटसाइड पॉइंट है भाई। आउटसाइड पॉइंट के लिए मैंने आपको पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले चैप्टर के अंदर भी बताया था, ठीक है ना। इसकी कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है स्फीयर के लिए, और ना ही कोई डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। पोटेंशियल की कोई भी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है स्फीयर से रिलेटेड, ठीक है ना।
जिसकी होगी या जब भी जरूरत होगी तो मैं आपको करवा दूंगा। तो यहां पे पी पॉइंट जो कि आउटसाइड पॉइंट है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर में जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था होलोस्फीयर की वजह से, तब मैंने आपको यह चीज बताई थी। सर क्या बताया था? मैंने आपको यह बताया था कि बाहर वाले पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए, हम ये सारा जो चार्ज है ये कहां पे अज्यूम कर सकते हैं? सेंटर पे अज्यूम कर सकते हैं। बाहर वाले पॉइंट के लिए हम सारा का सारा चार्ज कहां पे अज्यूम कर सकते हैं? सेंटर पे अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो भी बिल्कुल ऐसी ही आती थी। देखो ध्यान दो, आर डिस्टेंस है मान लो, ठीक है ना, आर डिस्टेंस है। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, आप याद करो, वो आती थी के क्यू बाय आर स्क्वेयर, स्मॉल आर स्क्वेयर आता था यहां पे। इसका मतलब ये होता था कि अगर ये सारा चार्ज, ये क्यू है चार्ज इस पे, इस सारे चार्ज को अगर हम सेंटर पे मान ले तो भी यही बनेगा फॉर्मूला। सारे चार्ज को हम यहां पे मान लेते हैं, पी पॉइंट से कितना डिस्टेंस है भाई, सारे के सारे चार्ज को हम सेंटर पे मान लेते हैं, पी पॉइंट से कितना डिस्टेंस है? स्मॉल आर, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसा सिर्फ स्फीयर के केस में ही किया जा सकता है, क्योंकि स्फीयर चारों तरफ से सिमिट्रिकल होता है, चारों तरफ से गोल होता है, किधर से भी उसको हाथ लगा के देख लो वो गोल ही मिलेगा। जैसे मेरे गाल हैं, मेरे गाल इतने गोल गोल नहीं है, ठीक है ना, गोल गोल गाल नहीं है, इधर से देखोगे तो थोड़े गोल हैं, इधर से थोड़े से गोल नहीं है, ठीक है ना। ऐसे मेरे सर को चारों तरफ से पकड़ोगे तो पूरा गोल आपको नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा मेरा सर जो है वो उबड़ खाबड़ है, कभी कभी दिमाग भी उबड़ खाबड़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्फीयर है उसको चारों तरफ से कहीं से भी पकड़ो वो सिमिट्रिक होता है। तो स्फीयर के केस में आउटसाइड पॉइंट के लिए सारा चार्ज हम सेंटर पे मान सकते हैं। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए जब हम पोटेंशियल लिखेंगे तब भी उस सारे चार्ज को हम कहां पे मान पाएंगे? सेंटर पे। तो डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। तो पोटेंशियल होगा के क्यू बाय स्मॉल आर। कहीं पे भी कैपिटल आर इसमें आपको आता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, कहीं पे भी कैपिटल आर जो कि स्फीयर का रेडियस है वो आपको आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये पी पॉइंट का पोटेंशियल है, जो कि कौन सा पॉइंट है? आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है ना, आउटसाइड पॉइंट है। तो ये आउटसाइड पॉइंट का पोटेंशियल है। अगर मैं इस पे, अब सर अगर ये पॉइंट सरफेस पे आ जाए तो देखो देखो, ये एस पॉइंट सरफेस पे पोटेंशियल है, ठीक है ना, एस पॉइंट सरफेस पे पोटेंशियल है। एस कौन सा पॉइंट है? सरफेस वाला, ठीक है ना, सरफेस पॉइंट। सरफेस पॉइंट के लिए स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रख दो भाई, सरफेस वाले पॉइंट के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर ही तो हो गया, स्मॉल आर रेडियस ही तो हो गया। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सरफेस वाले पॉइंट के लिए ये होगा के क्यू बाय कैपिटल आर। कितना होगा? के क्यू बाय कैपिटल आर। आउटसाइड पॉइंट के लिए के क्यू बाय स्मॉल आर, सरफेस वाले पॉइंट के लिए के क्यू बाय कैपिटल आर। क्लियर? बहुत अच्छे। सर अगर अंदर पॉइंट हो तो क्या करेंगे? बता रहा हूं, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, सरफेस वाले पॉइंट के लिए भी अभी बता रहे हैं। आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं, सॉरी सरफेस नहीं, इनसाइड पॉइंट, ठीक है ना। चलो सुनना ध्यान से। आई पॉइंट को मैंने नाम दिया एनी इनसाइड पॉइंट, एनी इनसाइड पॉइंट, ठीक है जी, बहुत अच्छे। अब देखो यहां पे एस है, आई है, ठीक है जी, एस है, आई है, ये जो रेडियस है वो तो आर हो गया, ठीक है ना, ये रेडियस है वो तो कैपिटल आर हो गया, कोई अंदर पॉइंट है। एक बात याद करो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी, और जो लोगों ने नहीं भी अटेंड किया है तो वो लोग भी सुन लो।
अंदर वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इनसाइड पॉइंट पे, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं होता, कोई चार्ज एनक्लोज नहीं होता। गॉस लॉ लगा के हमने देखा था कि जो भी सारा चार्ज है वो कहां होता है, बाहर होता है, ठीक है ना, कहां होता है, बाहर होता है। तो जिन जिन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है उन उन पॉइंट्स पे पोटेंशियल बराबर होता है, ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनना, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर होता है, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर होता है। अगर किसी रीजन में, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था, दोबारा फिर बता रहा हूं, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये टर्म 0 हो गई, तो इसका मतलब dv 0 हो गया। dv 0 का मतलब चेंज 0 हो गया, चेंज 0 हो गया, dv मतलब चेंज 0 हो गया, ठीक है ना, नो चेंज, नो चेंज इन v। इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया भाई, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है, अंदर के पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है भाई, अंदर के पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, हर जगह पे सेम है, हर जगह पे सेम है। मैंने आपको यह भी बताया था, देखो ध्यान से सुनो, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन डेफिनेशन होती है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से आर डिस्टेंस तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब यही चीज यहां पे है कि अगर मुझे सरफेस का पोटेंशियल निकालना होता है, सरफेस का पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि इंफिनिटी से सरफेस तक लाने के लिए जितना हमें वर्क डन करना पड़ा, इंफिनिटी से कहां लाने के लिए, सरफेस तक लाने के लिए हमें जितना वर्क डन करना पड़ा, सरफेस तक लाने के लिए चार्जेस को इतना वर्क डन करना पड़ा, चार्जेस को सरफेस तक लाने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है ना। अब सुनो, अब सुनो, अब सरफेस से अंदर लेके जाना है, लेकिन अंदर तो फील्ड ही नहीं है, अंदर तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। अंदर तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, dv 0 है, यानी कि डेल्टा v 0 है, dv कह लो या डेल्टा v कह लो, दैट इज अल्टीमेटली द सेम थिंग, ठीक है ना। मतलब चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये छोटे चेंज को, ये बड़े चेंज को। तो इसका मतलब सरफेस से अंदर जब हम इनसाइड पॉइंट तक जा रहे हैं तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा, डेल्टा v 0 है, मतलब vi माइनस vs, ये आपको 0 मिलेगा भाई, ये आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि इनसाइड पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस वाला ही होगा, वो सरफेस वाला ही होगा, क्योंकि इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है उस रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। इसका मतलब S से I तक जाने में हमें कोई वर्क डन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होता है, बताया था मैंने आपको, वर्क डन होता है Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी। तो ये क्या हो जाएगा, 0 फ्रॉम S टू I, S से I तक जाने में कोई वर्क डन नहीं होगा। यानी कि अंदर आप कहीं पे भी जाओ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो अंदर इसको मूव करवाने में चार्ज को कोई भी वर्क डन हमें नहीं करना पड़ेगा। समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे भाई, सिंपल सी बात है। मैं आपको दोबारा क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं, बाहर वाले पॉइंट के लिए सारा चार्ज कहां पे मान सकते हैं, सेंटर पे। पोटेंशियल क्या आ गया, के क्यू बाई स्मॉल आर। सरफेस के लिए स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर, ठीक है जी। इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। पोटेंशियल क्या हो जाता है, कांस्टेंट। पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, मतलब एस से आई जाने में कोई वर्क डन
नहीं होगा। सिर्फ सरफेस तक पॉइंट चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। इसका मतलब डेल्टा वी 0 है, यानी कि एस से आई के बीच में कोई डेल्टा वी नहीं होगा क्योंकि हम अंदर आ चुके हैं स्फीयर के। इसका मतलब आई और एस पॉइंट का पोटेंशियल क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। क्लियर है? समराइज कर देता हूं। समरी, समरी क्या है, हॉलो स्फीयर बना लो या सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग, उसके लिए भी सेम ही केस है। ठीक है जी, ये ओ पॉइंट, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर डिस्टेंस। आउटसाइड पॉइंट के लिए के क्यू बाय स्मॉल आर, सरफेस वाले पॉइंट के लिए के क्यू बाय कैपिटल आर, इनसाइड पॉइंट के लिए के क्यू बाय कैपिटल आर। बात खत्म। ग्राफ पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, जब तक देखो सेंटर से चले, ये सेंटर हो गया, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, इतना ही होगा, इतना ही होगा। इनसाइड कोई भी पॉइंट हो, इनसाइड कोई भी पॉइंट हो, इतना ही पोटेंशियल है। ठीक है ना? अंदर वाले पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल बराबर मिलेगा, अंदर वाले पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल बराबर मिलेगा जब तक आप कैपिटल आर तक नहीं पहुंच जाते। जब तक आप कैपिटल आर तक नहीं पहुंच जाते तो पोटेंशियल आपको के क्यू बाय कैपिटल आर ही मिलेगा, के क्यू बाय कैपिटल आर ही मिलेगा। उसके बाद पोटेंशियल डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। यहां पे लिख देता हूं मैं, आउटसाइड पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। ठीक है ना? इस ग्राफ का नाम, स्पेशल नाम होता है बाहर वाले पॉइंट चार्ज के लिए रिक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रिक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको मैथ्स में इस कर्व को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, रिक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैंने नहीं बोला, किसी और ने बोला, मैंने तो सिर्फ आपको बोला, उसने मेरे को बोला, मैंने आपको बोला, रिक्टेंगुलर हाइपरबोला। आउटसाइड पॉइंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आए किसी में भी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कुछ भी आए, तो ऐसे ग्राफ को रिक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाएगा। पहले तो सीधी लाइन है, फिर रिक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्या याद रहेगा? क्या ये ग्राफ याद रहेगा? और फिर इन्फिनिटी पे पहुंच के तो जीरो, दूर 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 चलता चला जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको पूरा समराइज कर दिया और मैंने ग्राफ भी आपको दिखा दिया। ठीक है ना? दिस इज द ग्राफ। अच्छा जी, ये तो हो गई कहानी पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो या फिर सॉलिड कंडक्टिंग हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगली बार आगे आओ, अगली बार नहीं अभी, सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग का केस। सर इसमें क्या है, बता रहा हूं, पहले पानी पी लेता हूं यार, इतने इस ग्राफ को निहार लो तुम। हाँ। आई होप निहार लिया होगा, पता चल गया होगा कितना सुंदर ग्राफ है। इधर देखो, सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, चार्ज बाहर नहीं आएगा, जो चार्ज अंदर रखा है वो अंदर रहेगा, जो चार्ज बाहर है वो बाहर रहेगा। ठीक है ना? जो चार्ज अंदर है वो अंदर ही रहेगा और जो चार्ज बाहर रखा है वो बाहर ही रहेगा। ठीक है जी? ये तो पूरा चार्ज
टोटल चार्ज अभी भी कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज कितना मान लेते हैं, कैपिटल क्यू। ये रेडियस है इसका, वो तो कैपिटल आर है। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका आउटसाइड पॉइंट स्मॉल आर, आउटसाइड पॉइंट स्मॉल आर। आउटसाइड पॉइंट के लिए अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, सारा चार्ज कहां पे अज्यूम कर सकते हैं, सेंटर पे। बस ये है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होना चाहिए। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि कहीं पे ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो गया। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि इधर तो बहुत ज्यादा चार्ज है, देखो मान लो बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो गया इधर, ठीक है ना, इतनी छोटी सी जगह पे बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो गया, और दूसरी जगह पे कम चार्ज है, देख रहे हो, ये है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। जब तक नहीं लिखा हो, हम तो भैया यूनिफॉर्म ही मान के चलेंगे, अब तक तो हम यूनिफॉर्म ही मानते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है ना। और जितनी भी हमारे फॉर्मूले याद करने वाले हैं वो तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड के लिए ही होते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मतलब ऐसा नहीं है कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, सब जगह बराबर बराबर है। क्या है, सब जगह बराबर बराबर है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू बाय स्मॉल आर होगा, ठीक है जी। उसके बाद सरफेस वाला कोई पॉइंट होगा तो उसके लिए के क्यू बाय कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, स्मॉल आर की वैल्यू आपको कैपिटल आर पुट करनी है, स्मॉल आर की वैल्यू आपको कैपिटल आर पुट करनी है। लेकिन यहां पे पंगा होता है इनसाइड पॉइंट के लिए। हॉलो स्फीयर के अंदर तो इनसाइड पॉइंट पे वही पोटेंशियल होता था जो सरफेस पे होता था। ऐसा इस वजह से होता था क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से पोटेंशियल कांस्टेंट रहता था। इसी वजह से अंदर जाने से पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहां पे चेंज होता है, यहां पे चेंज होता है। यहां पे इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल, मैं अगले पेज पे कर देता हूं, इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल अगर आपको देखना हो तो उसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, ठीक है ना। स्मॉल आर डिस्टेंस, ये आई पॉइंट मान लेते हैं, इनसाइड पॉइंट, ठीक है ना। ये पूरा कैपिटल आर और पूरे तरीके से चार्ज कर दिया क्यू। तो इनसाइड पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाय 2r³ अपॉन 3r² माइनस स्मॉल r²। इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब डेरिवेशन बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। और फिर अगर कंपटीशन के लिए ये आ भी जाता है तो भी आपको डेरिवेशन तो वहां पे नहीं पूछेंगे। तो जब आपको डेरिवेशन पूछने ही नहीं वाले, कहीं आपको करनी ही नहीं है, तो फिर फालतू में हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, या फालतू में मैं आपका टाइम क्यों वेस्ट करवाऊं भाई। तो इसको याद करना है, इसको क्या करना है, याद करना है। याद करें लेकिन प्यार से याद करना है। इनसाइड पॉइंट के लिए आप इसको याद कर लें, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। के क्यू बाय 2r³ अपॉन 3r² माइनस स्मॉल आर का स्क्वेयर, स्मॉल आर का स्क्वेयर। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि सर सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, सेंटर पे, स्फीयर के सेंटर पे, ठीक है ना, सेंटर पे पोटेंशियल, पोटेंशियल एट सेंटर। अगर हमें सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेंटर पे पोटेंशियल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, स्मॉल आर की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो पुट करेंगे स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0, स्मॉल आर की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। आओ पुट करते हैं। तो वी ओ लिखूंगा क्योंकि सेंटर पॉइंट ओ है,
पुट करते हैं, के क्यू बाय 2r³ अपॉन 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है, माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है, तो ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, तो ये क्या बना, KQ/2r³ अपॉन मतलब 2r³ इंटू 3r²। कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो ये बन गया 3/2 KQ/r, 3/2 KQ/r। ये सेंटर पे पोटेंशियल है, कहां पे पोटेंशियल है, सेंटर पे। सरफेस पे कितना था, देखो आउटसाइड पॉइंट KQ/r, सरफेस पे कितना है KQ/R, इनसाइड पॉइंट पे इतना, सेंटर पे कितना, 3/2 KQ/R, यानी कि सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो 3/2 टाइम्स है सरफेस का। भाई KQ/R किसका पोटेंशियल है, सरफेस का, इधर देखो KQ/R किसका पोटेंशियल है, सरफेस का, तो इसका मतलब सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो 3/2 टाइम्स है किसका, सरफेस का पोटेंशियल, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, 3/2 टाइम्स है सरफेस के पोटेंशियल के, 3/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपके पास जाके सेंटर का पोटेंशियल आएगा, ठीक है ना, सेंटर का पोटेंशियल आएगा। अब समराइज कर दें, आओ अब समराइज करते हैं, समरी 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 क्या है, ये समरी समरी सॉलिड स्फीयर, ठीक है जी, क्यू, रेडियस कैपिटल आर, आउटसाइड पॉइंट KQ/r, सरफेस का पॉइंट KQ/R, इनसाइड पॉइंट KQ/2r³, 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, सेंटर पॉइंट 3/2 KQ/R, सेंटर पॉइंट 3/2 KQ/R, ठीक है जी। ये आउटसाइड पॉइंट, सरफेस पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट, सरफेस पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, सेंटर भी अंदर ही है, सेंटर भी क्या है, अंदर ही है, दिखा भी देते हैं यहां पे, अंदर ही है, तो सेंटर के लिए आप ये याद कर सकते हो। समराइज हो गया। अब सर बारी आती है ग्राफ की, क्या सर ग्राफ बनाना सीख लें इसका, हाँ सर बिल्कुल, ग्राफ बनाना क्यों नहीं सीखेंगे, ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा। आओ फिर ग्राफ बनाना भी इसका सीख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। बड़ा आसान है इसका ग्राफ बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है, दैट इज वेरी इजी। सुनिएगा, बस याद रख लेना उसके बाद उस पर्टिकुलर ग्राफ को। 3/2 KQ/R, ये सेंटर पे है पोटेंशियल, सेंटर पे पोटेंशियल है, ठीक है ना, इस पॉइंट को यहां पे मार्क कर देते हैं, कर दिया। उसके बाद इनसाइड पॉइंट वाला देखो, ये माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा इसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, देखो माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है, -r², -r²। याद करो, मैं आपको याद भी करवा देता हूं कि अगर y इज प्रोपोर्शनल टू x² होता है, y इज प्रोपोर्शनल टू x² होता है, तो उसका ग्राफ ऐसे आता है ना, और अगर y इज प्रोपोर्शनल टू -x² होता है तो उसका ग्राफ ऐसे होता है नीचे की तरफ, ठीक है ना, नीचे होता है, नीचे जाता है, ऐसे नीचे की तरफ होता है, ये ऊपर होता है, ऐसे कटोरी ऊपर होती है, इसकी कटोरी नीचे होती है। ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक, इसको बोलते हैं पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ ये कैसा है, वेरिएशन, पैराबोलिक वेरिएशन है, कैसा वेरिएशन है, पैराबोलिक, स्मॉल आर स्क्वायर आ रहा है और ऊपर से नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो इसकी कटोरी नीचे की तरफ बनेगी, इसकी कटोरी नीचे की तरफ बनेगी, तो इनसाइड पॉइंट के लिए ये कटोरी
ऐसे बनती है, इनसाइड पॉइंट के लिए ये कटोरी ऐसे बनती है, यहां तक सरफेस तक आने तक इनसाइड पॉइंट के लिए ये कटोरी ऐसे बनती है, ठीक है ना। ये पॉइंट होता है 3/2 KQ/R, ठीक है जी। और ये पॉइंट होता है KQ/R, ये तो सरफेस वाला हो गया। KQ/R ये तो सरफेस वाला हो गया। और इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। पैराबोलिक वेरिएशन होता है। -x², कटोरी नीचे, देखो कटोरी नीचे, कटोरी नीचे, कटोरी, ये कटोरी ऊपर, अगर x² होता, -x², कटोरी नीचे, तो यहां से कटोरी नीचे गिरानी है माइनस की तरह, ठीक है जी। उसके बाद सर, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट के लिए हाइपरबोला, जो मैंने आपको उसके लिए भी बताया था कि आउटसाइड पॉइंट के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो उसके तरीके के ग्राफ को हम हाइपरबोलिक ग्राफ कहते हैं। कौन सा हाइपरबोला? रिक्टेंगुलर हाइपरबोला। रिक्टेंगुलर हाइपरबोला, इधर पैराबोला और इधर रिक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है जी। ऐसे जैसे क्लास में मान लो किसी ने प्लेन उड़ा दिया, तो प्लेन ऐसे जा रहा इस तरीके, पहले ऐसे जा रहा फिर इस तरीके से, समझे? तो इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा सॉलिड स्फीयर की वजह से नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड स्फीयर की वजह से क्या? नॉन कंडक्टिंग। क्या? नॉन कंडक्टिंग। याद रहेगा, पूरी समरी जो भी तक हमने सॉलिड स्फीयर के बारे में पढ़ी है वो इसी पेज पे निहित है। चलो फिर, ये तो समझ में आ गई। अब कर लेते हैं सवाल। Hollow conducting sphere of radius r has a potential of 50 volt at its outer surface, ठीक है ना। Hollow conducting sphere of radius r, hollow conducting sphere है, hollow conducting sphere है। क्वेश्चन पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पॉज कर दो वीडियो को, सॉल्व करो, फिर इसको मेरे सॉल्यूशन को देखना। Hollow conducting sphere radius r 50 वोल्ट एट इट्स आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे सरफेस का जो पोटेंशियल है वो 50 वोल्ट है। सरफेस वाले पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है? KQ/R। KQ/R ही तो होता है, ठीक है ना। तो वो 50 वोल्ट दिया हुआ है। आपसे पूछा गया पोटेंशियल एट इनर पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ R/2 फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से R/2 डिस्टेंस पे, R/2 डिस्टेंस पे आपसे पोटेंशियल पूछा गया। हॉलो के केस में भाई अंदर भी बराबर ही होता है, अंदर भी बराबर ही होता है, अभी तो बताया, अंदर भी बराबर ही होता है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। 50 टिक करो, कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। हॉलो है, क्या है? हॉलो है, क्या है? हॉलो है, हॉलो है तो सोचने मत बैठ जाना कि निकालेंगे सर, सॉल्व करेंगे। अरे भैया टिक करो, सीधा क्वेश्चन पढ़ा, टिक करो, खटैक। 10 से 15 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। 10 से 15 सेकंड, 10 से 15 सेकंड के अंदर आंसर मिल जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर लो तो 20 से 25 सेकंड, बस खत्म। इससे ज्यादा लग गए तो गुनाह है। हाँ, पहली बार लग सकते हैं, अभी आप कर रहे हो तो लग सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगली बार नहीं लगने चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। चलो फिर अगला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज V, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर इज। देखो, जब भी स्फीयर बोला गया हो, सॉलिड स्फीयर बोला गया है, तो अज्यूम नॉन कंडक्टिंग, अज्यूम नॉन कंडक्टिंग unless mentioned,
अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज। मतलब ये भैया देखो, यहां से तो क्लियर हो रहा है, इस क्वेश्चन में तो क्लियर हो रहा है। सर क्वेश्चन में कैसे क्लियर हो रहा है? ये वर्ड देखो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड का मतलब कि अंदर भी चार्ज है, अंदर भी चार्ज है, ठीक है ना। तो इससे साफ होता है कि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, भले ही मेंशन्ड नहीं है। अगर ना भी मेंशन्ड हो तो भी सॉलिड स्फीयर को नॉन कंडक्टिंग ही मान के चलना है तब तक जब तक उन्होंने स्पेशली उसको कंडक्टिंग ना लिखा हो। जब तक उन्होंने स्पेशली उसको कंडक्टिंग ना लिखा हो तब तक सॉलिड स्फीयर को नॉन कंडक्टिंग ही मान के चलोगे, याद रखना, ठीक है ना। टीबी स्पेशल मान के चलना, ठीक है ना, मान के चलना। कंडक्टिंग के लिए स्पेशली बोलेंगे, फिर वहां पे रोने मत लग जाना, सर मेंशन ही नहीं था कि कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है, हम तो क्वेश्चन को छोड़ा है, नंबर भी छूट जाएंगे, वो नहीं मानेंगे। बाद में भरते रहना, है ना, वो फॉर्म भरते रहना कि हमारा ये आंसर सही होना चाहिए, या हम इस ये क्वेश्चन क्लियर नहीं था, प्लीज हमें बोनस दे दीजिए। कोई नहीं देगा बोनस, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। एनटीए वाले वैसे भी नहीं सुनते। हाँ, वो तभी सुनेंगे जब आपकी बात में दम होगा, तो दम होना चाहिए बात में, ठीक है जी। हाँ, जैसे कई बार रोटेशन चैप्टर होता है, ठीक है ना, रोटेशन चैप्टर के अंदर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पंगा पड़ता है। सॉलिड स्फीयर का अलग होता है, हॉलो का अलग होता है। तो उसमें क्वेश्चन में कई बार सिर्फ स्फीयर मेंशन्ड होता है, तो बच्चे छोड़ आते हैं क्वेश्चन को, सर मेंशन्ड ही नहीं था कि हॉलो है या सॉलिड है। अरे भैया, जब कुछ मेंशन्ड नहीं सॉलिड मान के चलो, कुछ मेंशन्ड नहीं सॉलिड मान के चलो। यहां पे इस चैप्टर के अंदर कुछ मेंशन्ड नहीं है, सॉलिड स्फीयर मेंशन्ड है सिर्फ, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मान के चलो, ठीक है जी, ध्यान देना। अच्छा, क्या पूछा गया है? सरफेस पे पोटेंशियल पता है, सेंटर पे पूछा गया। अरे सेंटर पे पोटेंशियल 3/2 टाइम्स ऑफ वी सरफेस होता है, अभी तो किया, बस 3/2 इंटू वी, खत्म, 3v/2, ये खत्म आंसर। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है? 3/2 टाइम्स होता है वी का, 3/2 टाइम्स होता है भाई वी का, ठीक है ना। सीधा सीधा हमारे पास जो है वो पोटेंशियल मिल गया हमें, कुछ भी और जरूरत नहीं बची। बहुत अच्छे सर, क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर, अल्ट्रा क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज रॉड, ठीक है ना। ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज रॉड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, सुनो, सुनिएगा, इन्फिनाइटली चार्ज रॉड है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है ना। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे ये, इसको ऐसे मानो, ये चार्ज रॉड ट्यूब लाइट हो गई, ट्यूब लाइट। अब इस ट्यूब लाइट की रोशनी, इसको मानो ट्यूब लाइट है ये, ठीक है ना। ट्यूब लाइट की रोशनी चारों तरफ फैलती है, मेरी तरफ भी आएगी, आपकी तरफ भी आएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, चारों तरफ फैलेगी, इसके चारों तरफ, समझ रहे हो, इसके चारों तरफ, इसके गोल गोल, इसके चारों तरफ। इसके चारों तरफ की जो शेप है वो कैसी बनेगी? सिलेंड्रिकल। इसके चारों तरफ की शेप कैसी बनेगी? सिलेंड्रिकल बनेगी, जैसी कि गॉसियन सरफेस बनाई थी मैंने, जैसी कि गॉसियन सरफेस बनाई थी मैंने। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी ऐसे चारों तरफ ही होगी भैया, इधर भी होगी और इधर भी होगी, परपेंडिकुलर होगी, देखो यहां पे परपेंडिकुलर होगी, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्फिनाइट रॉड की वजह से 2k लैम्डा बाय आर होती है, 2k लैम्डा बाय आर होती है, और आर यहां का डिस्टेंस है, आर यहां का डिस्टेंस है।
इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके लिए कैसी बनेगी? सिलेंड्रिकल बनेगी। याद करो, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होती है। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होती है। इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल होगी, यानी कि इस सिलेंडर पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, ये पॉइंट, मान लो ये ए है ये बी है, तो ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या मिलेगा भैया? बराबर मिलेगा। बराबर मिलेगा, ठीक है ना, बराबर मिलेगा। ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? ठीक है। लेकिन अब इन दो पॉइंट्स के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो सरफेस होती है वो इक्वी पोटेंशियल होती है, सेम पोटेंशियल पे होती है। तो इसीलिए इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल तो मिल गया अपने को बराबर। हाँ सर ये तो बराबर मिल गया है। तो फिर सर अभी सुनो, मान लो मैं आपसे किन्हीं और दो पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, किन्हीं और दो पॉइंट्स की। सर कौन से पॉइंट्स? उसके लिए मुझे अगले पेज पे जाना पड़ेगा, तो मैं अगले पेज पे चलता हूं। इंफिनिटी, इंफिनिटी। मान लीजिए एक पॉइंट है R1 डिस्टेंस पे, 1 पॉइंट, ठीक है ना, और एक पॉइंट है R2 डिस्टेंस पे, ये 2 पॉइंट। तो मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है जी। आर भी इधर है, आर भी इधर है, ठीक है जी। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है भाई, डिक्रीज होता है, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल में मतलब डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। तो 1 पे ज्यादा होगा, 2 पे कम होगा। 1 पे ज्यादा होगा और 2 पे कम होगा। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे निकालें सर? सुनो, उसके लिए लगाएंगे ये तरीका, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है ना। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करेंगे इधर भी और इधर भी। लिमिट्स क्या होंगी वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो, r भी इस तरफ है तो dr भी इसी तरफ मान सकते हैं, ठीक है ना। मान लो आप 1 से 2 जा रहे हो तो dr इधर हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो दोनों में एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी कि cos 0, cos 0 यानी कि 1। तो dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 2k लेमडा बाय आर, और यहां पे डी आर। जो भी चीजें कांस्टेंट हैं, लेमडा क्या है? इसकी चार्ज डेंसिटी है। क्या है? चार्ज डेंसिटी। तो dv इज इक्वल्स टू -2k लेमडा, -2k लेमडा, और यहां पे dr बाय आर, dr बाय आर। 1 बाय आर का इंटीग्रेशन होता है log r, ln r, याद है। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x। तो 1 बाय आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? dr के रिस्पेक्ट में ln r। अब लिमिट पुट करो बेटा, लिमिट पुट करो 1 से 2, 1 से 2, तो r1 से r2, और यहां पे क्या बनेगा? 1 से 2 बनेगा, 1 से 2, v1 से v2।
V1 से V2, R1 से R2। dV का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बेटा? सुनो, dV का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? V। हाँ सर, V बनेगा। तो V1 और यहां पे V2 -2 के लेमडा 1/r का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? ln r और लिमिट R1 से R2, R1 से R2 क्या बनेगा इसका? V2 माइनस V1 -2 के लेमडा ln r पुट करो, ln r2 माइनस ln r1, ln r2 माइनस ln r1, तो v2 माइनस v1 क्या आ जाएगा? -2 के लेमडा ln r2 बाय r1, ln r2 बाय r1 -2 के लेमडा ln r2 बाय r1 -2 के लेमडा ln r2 बाय r1। ठीक है ना? माइनस की फॉर्म में याद नहीं करना चाहते? एक मिनट, मैं दूसरी फॉर्म में भी आपको बता देता हूं, रुको। पहले तो मेथड देख लो, E डॉट डी आर करना है, ये रिलेशन आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है जी। V2 माइनस V1 ये आया है। ये सर ये नेगेटिव आ रहा है, सर ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? सोचो जरा, क्योंकि फिजिक्स है सब्जेक्ट एनालाइज करने का, तो जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे। तो एनालाइज करते हैं सर इसको, ठीक है ना? एनालाइज करो, एनालाइज करो। V2 माइनस V1 -2 के लेमडा ln r2 बाय r1। देखो इधर V1 ग्रेटर देन V2 है, 1 बड़ा है 2 कम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो 2 का कम है, 1 का ज्यादा है, तो 2 माइनस 1 करोगे तो नेगेटिव ही तो आएगा, है ना? 2 माइनस 1 करोगे तो नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि 2 का पोटेंशियल कम है। सर हम तो पॉजिटिव में याद करेंगे, पॉजिटिव में याद कर लो। ये लो, इसको थोड़ा सा मैं यहीं तक रखता हूं। हाँ, V1 माइनस V2 ऐसे याद कर लो, माइनस हटा दो, 2 के लेमडा ln r2 बाय r1, माइनस हटा दिया। लो, अब खुश रहो, जिंदगी भर खुश रहो, ये याद रखना है। ठीक है ना? V1 माइनस V2, 1 पे ज्यादा 2 पे कम, 2 के लेमडा ln r2 बाय r1। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच, तो वो हम यहां पे बता रहे हैं। एग्जैक्ट पोटेंशियल यहां पे हम नहीं निकाल पाते हैं। कोई आपसे पूछे सर 1 का एग्जैक्ट बताओ या 2 का एग्जैक्ट बताओ, तो वो यहां पे कैलकुलेट नहीं हो पाता है, ये लॉग वॉक की वजह से। ठीक है ना? मतलब लॉग के केसेस में वो डिफाइन करने की प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है। ठीक है ना? तो बस आपको ये याद रखना है कि 1 और 2 का डिफरेंस कितना है। ठीक है ना? आपसे एग्जैक्ट पूछेंगे भी नहीं और आपको बताना भी नहीं है। ठीक है ना? 1 और 2 का डिफरेंस ही पूछा जाएगा, तो वो ये है 2 के लेमडा ln r2 बाय r1। ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस है? इन्फानाइट चार्ज रॉड की वजह से। तो समराइज कर लेते हैं, इन्फानाइट चार्ज रॉड की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 2 के लेमडा बाय r होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी, इस केस में कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है ना? इस पोटेंशियल, दो पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर होगा किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। दो पॉइंट्स में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो भैया वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 माइनस V2, 2 के लेमडा ln r2 बाय r1। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये डिस्टेंस R2 ज्यादा है, R1 कम है। ठीक है ना? इसकी डायरेक्शन में जैसे जैसे हम जाते जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, इसी वजह से ये नेगेटिव आया था। अब यहां पे हमने इसको क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया, उल्टा लिख के। क्लियर? याद रहेगा? बहुत अच्छे, है ना? याद रहना चाहिए, याद ना रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं दिखाई देती भाई, मुझे तो दिखाई नहीं देती। तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल। पानी पी लेता हूं मैं। पोटेंशियल ड्यू टू इन्फानाइट चार्ज रॉड। सर अब क्या करेंगे? अब करेंगे वो इन्फानाइट चार्ज शीट। पहले पानी टपक रहा है यार, है ना? चेहरे से पानी टपक रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे से शराफत टपकती है, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। आज शराफत नहीं टपक रही, आज पानी टपक रहा है, बस इतना फर्क है। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इन्फानाइट चार्ज शीट। चार्ज शीट है,
चार्ज शीट, इन्फानाइट चार्ज शीट, यही कलर रखते हैं, इन्फानाइट चार्ज शीट, इंफिनिटी, इंफिनिटी, ठीक है जी, इंफिनिटी इंफिनिटी। तो इन्फानाइट चार्ज शीट है भाई, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। अब इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। अरे भैया शीट है, शीट समझो, शीट समझे, शीट ऐसे दिखा रखी है, इधर की तरफ फील्ड ऐसे, इधर की तरफ फील्ड ऐसे, बस इधर की तरफ फील्ड ऐसे, इधर की तरफ फील्ड ऐसे, राइट की तरफ राइट को, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट को, समझे? ओके। तो अब इसकी फील्ड की वैल्यू कितनी होती है सर? मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो इंडिपेंडेंट ऑफ आर होती है, याद करो, ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर होती है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ये क्या लिख दिया मैंने? इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट, पेंडेंट ऑफ आर, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। कोई बात नहीं, चलो अब ऐसा करते हैं, यहां पे R1 पॉइंट मान लेते हैं और यहां पे R2 पॉइंट मान लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ा आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज होगा सर। चलो dr भी इसी तरफ मानेंगे, ठीक है ना, वही लगाने वाले हैं हम, वही लगाने वाले हैं। तो dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, दोनों के बीच एंगल cos 0, वही पिछला कंसेप्ट, cos 0 मतलब 1, तो dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, ठीक है जी, ओके। क्या गंदी राइटिंग लिख रहे हो सर? अच्छा लिख रहा हूं यार, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अच्छी है ना हैंड राइटिंग यार? मतलब हाँ, कोई मोती तो नहीं जड़े हैं यार, देखो लड़कियों की तरह मोती तो नहीं जड़े हैं, लेकिन हाँ इतनी बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों की डॉक्टर बनने के बाद जो हैंड राइटिंग होगी उससे लाख गुना अच्छी है, ये लाख करोड़ गुना अच्छी है। हैंड राइटिंग देखी है मैंने, है ना, डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग। मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, अब वैसे तो हैंड राइटिंग पढ़ते वक्त तो अच्छी होती है यार, उसके बाद डॉक्टर बनने के बाद गंदी हो जाती है ना, दवाई वाई लिखनी होती है, मतलब इस तरीके से गंदी दवाई लिखते हैं, सिर्फ केमिस्ट समझ पाता है कि क्या दिया। हाँ, सिर्फ केमिस्ट को पता चलता है कि दवाई क्या है, पता ही नहीं चलता किसी और को भाई, बिल्कुल पता नहीं चलता कि क्या लिखा हुआ है सर। हाँ, सिर्फ केमिस्ट समझ पाता है भाई। हाँ, क्योंकि अगर हम समझ जाएंगे तो हम ऑनलाइन से सस्ते रेट में मंगवा लेंगे, है ना, ऑनलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा, केमिस्ट से महंगा लेना पड़ेगा। चलो, माइनस ई डी आर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर, इंटू डी आर, ठीक है ना, इंटू डी आर, क्लियर? अच्छा, अब करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी कांस्टेंट चीज है वो बाहर आ गई, सिर्फ डी आर बचा। लिमिट R1 से R2, यहां पे लिमिट V1 से V2, सिंपल। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v, और dr का इंटीग्रेशन r, dr का इंटीग्रेशन r, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे? v2 माइनस वी1 माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 भाई, समझे? R2 माइनस R1 हो गया, कुछ नहीं किया। अब ये भी नेगेटिव आया है सर, हाँ सर ये भी नेगेटिव आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है, तो 1 का ज्यादा होगा, 2 का कम होगा। इधर जाते वक्त पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो नेगेटिव ही आएगा नहीं, है 2 माइनस 1 कर रहे हैं तो
सर फिर क्या करें, 1 - 2 कर दो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट R2 - R1। तो ये पॉजिटिव फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हो, ये पॉजिटिव फॉर्म में आंसर लिख सकते हो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट R2 - R1, R2 - R1। ये पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी है। थोड़ा सा और आसान करके बताऊं? हाँ सर बता दीजिए सर, भला हो जाएगा। पहले तो इसको निहार लो, और थोड़ा सा आसान करके बताता हूं कि इसको कैसे याद कर सकते हो। सर याद करने में दिक्कत हो सकती है सर, हाँ मुझे पता है। देखो वैसे तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस इसको R2 - R1 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको R2 - R1 से मल्टीप्लाई करना है, बस बस यही करना है, यही करना है। अच्छा है सर, अच्छा है, यही करवा रहे हो सर आप। हाँ सर हाँ, अच्छा है, समझ में आ रहा है सर, है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चलो अब समझो फिर, इसको और आसान करके कैसे लिख सकते हैं। V1 - V2, पहले तो ये डायग्राम बना दूं मैं, ठीक है ना, शीट बना दी, सिग्मा चार्ज डेंसिटी इधर से इन्फिनाइट, इधर से इन्फिनाइट, ये R1 डिस्टेंस, ये R2 डिस्टेंस, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट। तो V1 - V2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट R2 - R1। हम ऐसा कर देते हैं, इस डिस्टेंस को D बोल देते हैं। R2 - R1 ही तो है, ये R2 है, ये R1 है, तो ये क्या है, R2 - R1। बस आपके लिए याद हो गया। जिन दो पॉइंट्स का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना, जिन दो पॉइंट्स का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बस उन दोनों का डिस्टेंस देख लीजिए, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि V1 - V2 इज इक्वल्स टू E इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद है, और उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जिनका डिफरेंस आपको निकालना है, पास, खत्म, टीबी स्पेशल। कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड को डी से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जो भी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ये तो कर ही लोगे, ठीक है ना, ये करने में तो आपको कोई भी रत्ती भर भी परेशानी नहीं होगी भाई, रत्ती भर परेशान होने का कोई सेंस ही नहीं है, कोई भी सेंस नहीं है। हाँ सर सेंस तो नहीं बनता, फिर भी हम नॉनसेंस बातें तो करते हैं सर, सेंस तो नहीं बनता फिर भी हम नॉनसेंस बातें करते हैं, अभी भी करेंगे सर, आगे भी करते रहेंगे, और आपको भी करवाते रहेंगे सर, आपको भी परेशान करेंगे। पता है, बिल्कुल पता है हमें। चलो अब ये तो हमें समझ में आ गया सर, V1 - V2 ये क्या हो गया, E इंटू डी हो गया सर, ठीक है। सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसकी कैसी होगी, देखो यार, इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो यार, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हैं और इधर ऐसे हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसके परपेंडिकुलर बस एक प्लेन सरफेस बना दो, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन सरफेस बना दो, प्लेन सरफेस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है हर पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है हर पॉइंट पे। भैया इधर देखो, ये शीट है, शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से उधर इधर है, इधर इधर उधर उधर, इधर इधर उधर उधर है। हाँ तो इस फील्ड के परपेंडिकुलर क्या है, क्या ये मेरा हाथ इस फील्ड के परपेंडिकुलर है, देखो जरा, तो मेरा हाथ ये क्या है, प्लेन सरफेस है, मेरा हाथ क्या है, प्लेन सरफेस है, मेरा हाथ क्या है, प्लेन सरफेस है, क्या ये इस फील्ड के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल।
क्या मेरा हाथ इधर वाली फील्ड के भी परपेंडिकुलर है? बिल्कुल। तो ये जो प्लेन सरफेसेस हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। किसके लिए? चार्ज शीट के लिए। किसके लिए? चार्ज शीट के लिए। किसके लिए? चार्ज शीट के लिए। तो याद कर लो, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है? स्फेरिकल। चार्ज रॉड के लिए कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। और चार्ज शीट के लिए कैसी होती है? प्लेन। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा सर। चलो फिर आगे आओ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना, यह बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, आपको मिल भी जाएगा एनसीईआरटी में, मतलब क्वेश्चन नहीं टॉपिक है, और बोर्ड का पीवाईक्यू है, ये बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। उसमें आपसे ये टॉपिक एक्सप्लेन करने की बात की गई थी कि इसको एक्सप्लेन करो, 2 मार्क्स इसके लिए आपको दिए गए थे। तो इसमें आपको करना क्या है? बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है याद करना। भाई आपको पता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखा देते हैं, ये लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखा दी कि सर जी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, क्या क्या करना है कि आपको 2 नंबर पूरे मिल जाए। बोर्ड के लिए भी हम पूरी बातें करेंगे भाई, ठीक है ना, बोर्ड के लिए भी हम पूरी बातें करेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ने वाले हम। तो यहां पे मान लो कि 2 पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? r। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है मुझे, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो होती है Q1Q2/r। हाँ होती तो है, वो तो होती है कि भाई इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो Q1Q2/r होती है, बिल्कुल होती है सर। लेकिन वो तब होती है जब कोई एक्सटर्नल फील्ड ना हो। ये एक्सटर्नल है, कौन सी फील्ड है? एक्सटर्नल, नॉट ऑफ Q1 और Q2। Q1 या Q2 की फील्ड नहीं है ये Q1 या Q2 की फील्ड नहीं है, ये एक्सटर्नल फील्ड है भाई। कैसी फील्ड है? एक्सटर्नल फील्ड है, Q1 या Q2 की फील्ड नहीं है, ठीक है ना, Q1 या Q2 की फील्ड नहीं है, ये एक्सटर्नल फील्ड है। दिस इज व्हाट? एक्सटर्नल फील्ड। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो एक्सटर्नल फील्ड है। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी वो सुनो। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है कि नहीं करता? इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पे पोटेंशियल V1 है और यहां पे पोटेंशियल V2 है। मैं लिख भी देता हूं, V1 एंड V2 आर पोटेंशियल्स at these points due to external electric field। किसकी वजह से पोटेंशियल है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा लिखना पड़ेगा तब नंबर पूरे मिलेंगे। ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से 1 और 2 पॉइंट्स पे पोटेंशियल कितने हैं? V1 और V2। और ऑब्वियसली V1 ज्यादा होगा V2 से, V1 ज्यादा होगा V2 से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो ये पोटेंशियल Q1 Q2 के नहीं है ना, ये पोटेंशियल Q1 Q2 के नहीं है। किसके पोटेंशियल है सर? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल आए हैं 1 और 2 पॉइंट्स पे, वो हैं ये। ठीक है जी, ओके। तो इसकी वजह से फील्ड लिखी जाती है KQ1Q2/r प्लस Q1V1 प्लस Q2V2। बस यही है इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है भैया। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो ये दोनों पोटेंशियल भी नहीं होंगे। उस टाइम पे फॉर्मूला क्या है? KQ1Q2/r। सर ये तो हम पढ़ चुके हैं। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी आएंगे। तो वो पोटेंशियल को अगर हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या एनर्जी आ जाती है? पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है Q1V1 प्लस Q2V2। 1 पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? V1, और 2 पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? V2।
Q1V1 Q2V2 ये दोनों चीजें भी यहां पे ऐड होंगी, ठीक है ना, क्लियर, बहुत अच्छे। तो बस यही इस टॉपिक में करना था हमें कि भाई जनरली तो पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस की सुन के क्या कहते हैं लोग, के Q1 Q2 बाय आर, ये वाली टर्म लिखना भूल जाते हैं। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन्ड है तो ये दोनों टर्म भी लिखनी है, लिख लोगे? हाँ सर। चलो फिर आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, बस इसके बाद एक क्वेश्चन है, सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी क्या होती है? जैसे भाई मान लो एक होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर को पूरा चार्ज कर दिया, होलोस्फीयर को पूरा चार्ज कर दिया, ठीक है ना, होलोस्फीयर को पूरा चार्ज कर दिया। चार्ज कहां पे रहेगा? सरफेस पे रहेगा। चार्ज कहां पे रहेगा? सरफेस पे रहेगा, ठीक है ना। चार्ज कहां पे? सरफेस पे। तो इसको, इस पूरे चार्ज को, इस सारे चार्ज को इंफिनिटी से लाने में, इंफिनिटी से इन चार्जेस को लाने में वर्क डन तो हुआ होगा ना भाई। इंफिनिटी से सारे चार्जेस को लाने में कुछ वर्क डन तो हुआ होगा, कुछ वर्क डन तो हुआ होगा। इधर से ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, क्या करना पड़ा होगा? वर्क डन करना पड़ा होगा। क्या करना पड़ा होगा? वर्क डन करना पड़ा होगा। तो वो वर्क डन इसकी सेल्फ एनर्जी में स्टोर होता है। वो किसकी एनर्जी है? इसकी, होलोस्फीयर की। किसकी एनर्जी है? होलोस्फीयर की। और उसका फॉर्मूला है KQ² बाय 2R। KQ² बाय 2R, इसको वैसे बोल सकते हैं 0.5 KQ² बाय R। ये सेल्फ एनर्जी है। सेल्फ मतलब अपनी खुद की, अपनी खुद की, किसकी? होलोस्फीयर की। होलोस्फीयर की इंफिनिटी से ये सारे चार्जेस लाके इसमें अरेंज करने में जितना वर्क डन हमें करना पड़ा होगा, भाई वही बात है, इंफिनिटी से चार्ज लाने में जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहां पे वही है, यहां पे बस स्फीयर की है। किसकी है? स्फीयर की है, ठीक है ना। अपनी खुद की एनर्जी याद करनी है बस। इसकी कोई डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, बोर्ड में भी नहीं है। ये बोर्ड में भी ये टॉपिक आपको नहीं आने वाला, ठीक है ना। बोर्ड में भी आपको ये टॉपिक नहीं आने वाला, बोर्ड्स के लिए ये टॉपिक नहीं है। ये सिर्फ आपको याद करना है, सिर्फ याद, सिर्फ याद। वहीं सॉलिड स्फीयर अगर होगा, है ना, सॉलिड स्फीयर मैंने आपको बोला जब भी सॉलिड स्फीयर की बात की जाए तो नॉन कंडक्टिंग ही मान के चलना है, ठीक है ना। तो उसके तो अंदर भी चार्ज होगा, अंदर भी चार्ज होगा, है ना, अंदर भी चार्ज होगा। सिर्फ बाहर ही चार्ज नहीं होगा, अंदर भी चार्ज होगा। क्यों? उसका चार्ज और रेडियस आर, रेडियस आर। तो इसकी जो सेल्फ एनर्जी आती है वो आती है 3/5 KQ² बाय R। 3/5 मतलब 0.6 KQ² बाय R, 0.6 KQ² बाय R, ठीक है ना। 0.6 KQ² बाय R, 3/5, ये 0.5 है, ये 0.6 है। क्योंकि इसमें अंदर भी चार्ज अरेंज करने पड़ते हैं तो वर्क डन हमें ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन दिस केस वर्क डन इज मोर, यहां पे वर्क डन ज्यादा होगा। इसमें चार्जेस अरेंज करने में वर्क डन आपको ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए आंसर भी क्या आया है? ज्यादा आया है। आंसर भी क्या है? ज्यादा आया है, ठीक है ना। इसमें आंसर क्या है? कम आया है, 3/5, ठीक है ना। और इसको 0.6 और ये KQ² बाय 2R, इसको बोल सकते हैं 0.5, ठीक है ना। बस ये याद करनी है और कुछ नहीं करना, सिर्फ याद करना है, सिर्फ याद, ठीक है ना। याद, सिर्फ आपको इसको याद करना है, सिर्फ याद करना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, ठीक है ना, इस पे नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, पोटेंशियल के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक्स्ट्रा, TB एक्स्ट्रा क्वेश्चन। TB एक्स्ट्रा मतलब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए, E मतलब एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है? देखो ध्यान से पढ़ो। N small drops of same size are charged to V volts each. N small drops of same size are charged to V volts each. If they coalesce to form a single large drop, then its potential will be. देखो यार, ये कह रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं,
बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स। तो इनका पोटेंशियल हर एक का v है, हर एक का। कितने ड्रॉप्स हैं? n। इन सब को मिला के एक बड़ा ड्रॉप बना दिया गया, इन सब को मिला के एक बड़ा ड्रॉप बना दिया गया, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? उसको v डैश मान लेते हैं, उसका पोटेंशियल क्या होगा? सबसे पहले तो ये जो बड़े बड़े ड्रॉप्स बने हैं, ठीक है ना, ये जो बड़े बड़े ड्रॉप्स बने हैं, इन सब के जो छोटे 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 रेडियस होंगे, मान लेते हैं कि इसका छोटा सा रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, छोटे छोटे रेडियस है, और इसको मिला के एक बड़ा रेडियस बन गया, इसको मिला के एक बड़ा रेडियस बन गया। सबसे पहले तो साइज की बात करेंगे। सर साइज की बात क्यों करेंगे? बता रहा, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अब सभी का वॉल्यूम ऐड करके इसका वॉल्यूम बनेगा, ठीक है ना, वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। साइज कैसे पता करते हैं? वॉल्यूम कंजर्वेशन से। साइज कैसे, बड़े का वॉल्यूम कैसे पता करते हैं, या बड़े का साइज कैसे पता करते हैं? इसका वॉल्यूम निकाल के, ठीक है ना, या रेडियस निकाल के, ठीक है ना, रेडियस निकाल के इसका वॉल्यूम पता करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये छोटे छोटे वॉल्यूम्स हैं, अब ये छोटे छोटे वॉल्यूम्स हैं, तो वॉल्यूम यहां पे कंजर्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखो भाई, यहां पे सबसे पहले आप देखो कि भाई n स्मॉल ड्रॉप्स हैं, n क्या है? स्मॉल ड्रॉप्स हैं, और हर एक का रेडियस है r, तो एक का वॉल्यूम क्या हो गया? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ये एक ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया, है ना, स्फीयर का। कितने ड्रॉप्स हैं? n। ये सारे वॉल्यूम मिलके पूरा एक का वॉल्यूम बन रहा है, पूरा एक का वॉल्यूम बन रहा है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, ठीक है ना। वॉल्यूम कंजर्वेशन हमने यहां पे किया है। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गई, तो ये बना n स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब। तो कैपिटल आर की वैल्यू बन गई हमारे पास, ये क्यूब को इधर ले आओ, तो ये बन गया n की पावर 1/3, है ना, इधर आई ये पावर तो उल्टा हो गया, और ये आर क्यूब का क्या रह गया? आर। आर क्यूब का क्या रह गया? आर। तो ये हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू आ गई भाई, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। सर ये लेकिन निकाली क्यों? क्यों निकाली ये? क्या इसके बिना नहीं चल सकता था? बता रहा हूं। देखो भैया, पहले, ठीक है ना, अगले पेज पे चलते हैं। पहले ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, हर एक पे चार्ज क्यू माना हुआ है और रेडियस आर माना हुआ है, तो इनका पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय स्मॉल आर। पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय स्मॉल आर। अब इनको मिलके एक बड़ा ड्रॉप बन गया। बड़े ड्रॉप का कितना चार्ज कितना होगा? बड़ा चार्ज होगा सर, और बड़ा रेडियस होगा सर, है जी। हाँ, तो बड़ा पोटेंशियल के क्यू बाय कैपिटल आर होगा, होगा ना। तो बड़ा बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि ये बड़ा बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। अब कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू बराबर होगा n इंटू स्मॉल क्यू के, n इंटू स्मॉल क्यू के। भाई स्मॉल क्यू इन पे चार्ज है, ठीक है ना, मान लिया कि इन पे स्मॉल क्यू चार्ज है, तो भैया अब n सारे मिल रहे हैं तो सारा चार्ज ऐड हो गया। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्टली ऐड हो जाती है, तो n इंटू क्यू हो गया। और रेडियस ये बन गया n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो ये बन गया, ऊपर देखो, ऊपर क्या है? n की पावर 1 है, नीचे क्या है? n की पावर 1/3 है कि नहीं है, और बाकी के क्यू बाय स्मॉल आर है। तो ये पावर जाएगी ऊपर, ये पावर जाएगी ऊपर, तो n की पावर 1 माइनस 1/3 और के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। तो ये कितना बनेगा? n की पावर 2/3 के क्यू बाय स्मॉल आर, n की पावर 2/3 के क्यू बाय स्मॉल आर, ठीक है ना। ये हमारे पास v डैश की वैल्यू है। अब देखो के क्यू बाय स्मॉल आर तो v है, के क्यू बाय स्मॉल आर तो v है, इसका मतलब ये बन गया n की पावर 2/3 इंटू v, ठीक है ना। तो यानी कि बड़े वाले स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो बन जाएगा n की पावर 2/3 इंटू v।
तो ये खत्म हो गया टीवी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। चार्ज को ऐड कर दिया, एन क्यू हो गया और रेडियस एन की पावर 1/3 हो गया। वो आया कहां से? वॉल्यूम कंजर्वेशन से। ये अगली बार के लिए याद रख लो, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, देखो फ्लूइड चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ड्रॉप्स को ऐड रख करते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फ्लूइड चैप्टर के अंदर भी। तो भाई एन ड्रॉप्स को ऐड करना है और उससे जो बड़ा रेडियस बनेगा उसका फॉर्मूला ये है, चाहे याद रख लो, ठीक है ना। तो बस उसके बाद आप पोटेंशियल जो है इसका निकाल सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। यहां आज के इस लेक्चर की होती है समाप्ति, जिसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, स्फेरिकल मतलब सेल्फ एनर्जी के बारे में हमने चीजें पढ़ी, और हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगले लेक्चर में जो हम बाकी की जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, डाइपोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कंडक्टर्स के बारे में उसके अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा भाई, क्योंकि वही काम आएगा, आपका कर्म ही आपके काम आएगा। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।